नमस्कार मित्रों, हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आज देखेंगे अध्याय 2 और अध्याय 2 का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लेखन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले इसमें देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें लिखित का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसे देख सकते हैं पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लेखन के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन अभी तक वो पढ़े नहीं गए हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल में पठनीय लेखन अर्थात इसमें हमें लेखन के और पठन के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे वैदिक काल से यह प्रारंभ होता है। अब देखते हैं कुछ साक्ष्य या एविडेंस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे ज्ञानी मानव अर्थात होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। तो आधुनिक जो मानव है इसका जो पूर्वज माना जाता है वह होमोसेपियंस, और इसका धरती पर जो प्रवेश हुआ था वो 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व माना जाता है। भारत का प्राचीनतम मानव कपि जो है वो श्वेत गिब्बन है, जो असम में प्राप्त हुआ है। भारत में मनुष्य का जो प्रथम प्रमाण मिलते हैं वो नर्मदा घाटी में मिलते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। ये पुरापाषाण कालीन जो औजार थे वो पत्थरों के बने हुए थे। प्रथम पुरापाषाण कलाकृति जो मिली है वो पल्लवरम अर्थात तमिलनाडु से मिली है। भारत का प्राचीनतम जो नगर है वो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले देखेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें सबसे पहले देखेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल में जो मानव था वो आखेटक संग्राहक था, अर्थात मानव जंगलों में इधर उधर घूमता था अपने शिकार के लिए और शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था। पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार किया गया। अब देखेंगे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया और मानव अब अस्थायी निवास बना करके रहने लगे। नवपाषाण काल में ही मानव पशुपालन की शुरुआत किया। पशुपालन में सबसे पहला जो कुत्ता था वो उसको पालतू जानवर के रूप में पाला। कृषि और औजार की अगर बात किया जाए तो इसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। इस समय जो औजार बने हुए थे वो तांबे के औजार बने थे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कुल्हाड़ी के बारे में। यह मानव द्वारा प्रयोग किया गया जो प्रथम औजार था वो कुल्हाड़ी था, अर्थात मानव ने जिस औजार का प्रयोग किया सर्वप्रथम वो कुल्हाड़ी था। इसके साक्ष्य हमें अर्थात कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमें अतिलपक्कम तमिलनाडु से मिलते हैं। मानव द्वारा जो प्रथम फसल थी वह गेहूँ और जौ है, अर्थात मानव ने जो सर्वप्रथम फसल प्रयोग किया था वो गेहूँ और जौ है। गेहूँ और जौ के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलते हैं। अन्य फसल की बात की जाए तो मानव ने चावल उत्पादन शुरू कर दिया। चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है हमें कोल्डियामा उत्तर प्रदेश से मिलता है। अब आइए देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी सामान्य जानकारी के बारे में देखते हैं। 2400 से 1700 BC के मध्य विकसित नगरीय आदि ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता का विकास हुआ। मुख्य निवासी यहाँ के जो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामांकन और खोजकर्ताओं के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी के बारे में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की। तो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। इसी वजह से राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहा। और अकाल दास बनर्जी के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने 1922 में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की। तो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो अकाल दास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार।
तो पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, तो आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में। अगर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब में किस नदी तक विस्तार था, तो हिंडन नदी तक था। पश्चिम में अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सुक्ता गेंडोर जो बलूचिस्तान प्रांत में है यहाँ तक था। अगर बात किया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में किस नदी तक विस्तारित था, तो दसमक नदी तक विस्तार था इसका। उत्तर में अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मांदा तक था जो जम्मू कश्मीर में है। अगर नदी की बात की जाए कि उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी तक विस्तार था, तो चिनाब नदी तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। दक्षिण में अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो दायमाबाद तक था जो महाराष्ट्र में है। अगर बात किया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में विस्तार किस नदी तक था, तो गोदावरी नदी तक था। अगला पॉइंट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें 6 बड़े नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले देखेंगे नगरीय विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ के जो नगर थे वो ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर थे। यहाँ पर सुव्यवस्थित जल निकासी का व्यवस्था था। पक्की और अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया था। इसका हमें साक्ष कालीबंगन से मिलता है। घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत थे। उच्च भाग किलाबंदी किया गया था। एक अपवाद में मात्र है कालीबंगन जो दोनों भागों में किलाबंदी थी। मोहनजोदड़ो से हमें बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि बृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से, जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड है जो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ये देख सकते हैं आप। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि और पशुपालन के बारे में। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से। ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से। प्रमुख फसल की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि और गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। लोथल और रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार के बारे में देखते हैं तो अधिशेष उत्पादन के लिए किया गया था। विकसित कृषि को प्रदर्शित करता है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन के बारे में देखते हैं तो बैल भैंस का पशुपालन किया जाता था। घोड़े के प्रमाण हमें सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से मिलते हैं। धार्मिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं तो हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी को उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी, इसलिए सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसका समाज मातृ सत्तात्मक समाज था। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कुबड़ वाला सांड का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी के भी साक्ष्य मिले हैं। पशुपतनाथ की मुहर के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह के भी साक्ष्य मिले हैं। समाधान की प्रक्रिया की बात की जाए तो शवों को जलाने के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। शवों को दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं। युग में समाधियाँ लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं, अर्थात एक ही समाधि में 2 लोगों को दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के यातायात के बारे में। तो लोथल और सुतकोटदा से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से और सुतकोटदा से। इस समय जो यातायात होती थी वो बैलगाड़ी अर्थात भैंस गाड़ी से होती थी। मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी के मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन शैली क्या था। तो लोथल और चौहोदड़ो से हमें मनके के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। सूती और ऊनी वस्त्र के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। पासा खेलना, शिकार जैसे मनोरंजन कार्य के भी साक्ष्य मिले हैं। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं। मिठास में शहद के रूप में प्रयोग किया जाता था। तलवार के साक्ष्य इसमें नहीं मिले हैं। शांतिपूर्ण ये समाज था। अगला पॉइंट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कैसा था।
तो मोहर का प्रयोग हमें हड़प्पा की मोहर पर एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं। मापन की इकाई 16 के अनुपात में होता था। अब देखते हैं विदेशी व्यापारों के साक्ष्य के बारे में। जो आयातित वस्तुएं थी वो तांबा था, जो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आयात किया जाता था। चांदी सिंधु घाटी सभ्यता में जो आयात की जाने वाली वस्तु थी वो अफगानिस्तान और ईरान से की जाती थी। सोने का आयात कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से होता था। टीन का आयात अफगानिस्तान और ईरान से होता था। लाजवर्थ का आयात मेसोपोटामिया से होता था, जबकि शीशे का आयात ईरान से होता था। अब देखते हैं मित्रों स्थान और साक्ष्य के बारे में। तो इधर स्थान है और इधर साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें सबसे बड़े नागार का साक्ष्य मिला है। अश्नानागार के साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। पशुपतिनाथ की मोहर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जो कांस्य की बनी हुई है। शव को जलाने के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, जबकि दाढ़ी वाले पुजारी के भी साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। हड़प्पा के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से एक श्रृंगी पशु वाली मोहर के साक्ष्य मिले हैं। मातृदेवी की प्रतिमा के साक्ष्य हमें हड़प्पा से ही मिले हैं। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। चूड़ी के कारखाने के साक्ष्य, युग्म समाधियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेषों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से बंदरगाह के साथ, जो सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता था। धान और घोड़े के साथ लोथल से ही मिले हैं। अग्निकुंड के भी साक्ष्य लोथल से मिले हैं। युग्म समाधियों के साथ लोथल से ही मिले हैं और मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। सैंदो सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी जो कारण था वो बाढ़ को बताया जाता है। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सबसे बड़ी जो साइट मिली है वो राखीगढ़ी हरियाणा में मिली है। तो ये तो मित्रों थे प्राचीन इतिहास से अध्याय 2 और अध्याय 3 के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।